जय हिंद। जीतोगे तुम एक दिन ये वादा करो, इसलिए कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत किसी के बस में नहीं, इसलिए मेहनत पे अपना विश्वास ज़्यादा करो। तो अभी हम इस क्लास में समझेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यानी पोषण और स्वास्थ्य, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और पादप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यानी पोषण। पोषण कहते किसको हैं और पोषण से हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहता है यानी हेल्थ कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का एक सुनहरा टॉपिक है यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम अपने डेमो के हिसाब से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। पोषण के आधार पर मनुष्य को दो भागों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवधारियों के दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वपोषी, नंबर 2 परपोषी यानी आट्रोट्रॉपी, दूसरा आट्रोट्रॉपिक यानी स्वपोषी, हेक्टोआट्रोट्रॉपिक यानी परपोषी। उसके बाद स्वपोषी को दो भागों में बांटते हैं। स्वपोषी को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला हो गया फोटो आट्रोट्रॉपिक यानी प्रकाश स्वपोषी, दूसरा हो गया केमो आट्रोट्रॉपिक यानी रसायन स्वपोषी। केमो मतलब होता है केमिस्ट्री से आता है रसायन, इसलिए केमो आट्रोट्रॉपिक यानी रसायन स्वपोषी। अब स्वपोषी किसको कहते हैं उसका परिभाषा हम समझ लेते हैं। वे जीवधारी यानी वे सभी जीव या पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे किसी जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो उसको कहते हैं स्वपोषी यानी आट्रोट्रॉपिक। उसके बाद परपोषी समझते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो वैसे जीव को कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी यानी हेटेरोआट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो स्वपोषी के 2 भाग हो गया, प्रकाश स्वपोषी, उसके बाद रसायन स्वपोषी। अब प्रकाश स्वपोषी किसको कहते हैं वो समझते हैं। प्रकाश स्वपोषी को समझने से पहले हम प्रकाश संश्लेषण क्या है इसको बारे में हम समझते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है। जब पेड़ पौधा अपना भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश ग्रहण करते हैं और पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल के द्वारा हम सूर्य को प्रकाश को ग्रहण करते हैं और ज़मीन से यानी ज़मीन से रूट जो है यानी जड़ जो है ज़मीन से खनिज लवण और जल ग्रहण करके, उसके बाद ज़मीन से खनिज लवण और जल ग्रहण करके उसके बाद केशिक तत्व के द्वारा यानी कैपिलरी के द्वारा जाइलम और फ्लोएम जो कि संवहन ऊतक है उसके द्वारा हम कहाँ तक पूरे पेड़ पौधा में भोजन को परिवहन करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जब जमीन से खनिज लवण और जल
ग्रहण करता है यानी खींचता है, तो इस क्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस विधि। यानी ऑस्मोसिस हिंदी में बोले तो परासरण, यानी ज़मीन से खनिज लवण और जल खींचकर रूट तक पहुंचाया, तो इस क्रिया को कहते हैं ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस हो गया तब जो है जल और खनिज को केशिक तत्व के द्वारा यानी कैपिलरी के द्वारा हम खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और सूर्य के प्रकाश से हम ऑक्सीजन, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य का प्रकाश और ग्रहण करते हैं और मुख्य उत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और मुख्य उत्पाद के रूप में हम ग्लूकोज ग्रहण करते हैं और सह उत्पाद के रूप में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ये जो है मुख्य उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण किए और ये ATP के रूप में पूरे शरीर, पूरे पेड़ पौधा में संवहन करते हैं। पूरे पेड़ पौधा में ATP के रूप में पूरे पेड़ पौधा में जाते हैं, और ये जो है जितना भोजन की आवश्यकता है उतना देकर जो बच जाता है वो जो है स्टार्च के रूप में पेड़ पौधा में जमा हो जाता है, और वही स्टार्च को हम लोग खाने के प्रयोग में लाते हैं। वही स्टार्च को हम लोग क्या करते हैं, खाने के उपयोग में लाते हैं, और वो स्टार्च फल के रूप में जमा होता है यानी ग्लूकोज। वही ग्लूकोज को खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट यानी ATP यानी ग्लूकोज को खाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण समझ गए। अब समझेंगे केमोऑटोट्रोपिक यानी रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी क्या होता है? प्रकृति में मौजूद ऐसे जीवधारियाँ जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार का रसायनों को उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया कुछ बैक्टीरिया, जैसे हो गया सल्फर बैक्टीरिया, जैसे हो गया सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, अकार्बनिक रसायन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया जो है अकार्बनिक रसायन का उपयोग करके क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो केमोऑटोट्रोपिक समझ गए, रसायन स्वपोषी। उसके बाद समझेंगे हेटेरोऑटोट्रोपिक यानी परजीवी। परजीवी का परिभाषा दे दिए हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, तो उसको कहते हैं परजीवी। ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करने, पाचन करने, अवशोषण करने, स्वांगीकरण करने तथा उत्सर्जन करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें पूर्णभोजी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णभोजी यानी हैलोजोइट। 3 भाग परजीवी को 3 भाग में बांटते हैं, हैलोजोइट, पैरासिटिक, उसके बाद सेप्रोफाइट। तो पूर्णभोजी यानी हैलोजोइट क्या है? ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करने के लिए स्वांगीकरण यानी अवशोषण, उसके बाद उत्सर्जन यानी प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्णभोजी। इंजेशन डाइजेशन करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें कहते हैं पूर्णभोजी। इन पूर्णभोजी जीवों में मुख्य रूप से आंत और मुख पाए जाते हैं। पूर्णभोजी जीवों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? आंत और मुंह। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। पूर्णभोजी जीव में मुख्य रूप से आंत और मुख पाए जाते हैं। पर पूर्णभोजी में अमीबा से लेकर मनुष्य तक इसमें शामिल है। पूर्णजीवी में अमीबा से लेकर मनुष्य तक इसमें शामिल है। पूर्णभोजी में पूर्णभोजी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्णभोजी को हम 4 भागों में बांटेंगे।
पूर्णभोजी को कितने भागों में बांटते हैं? तो पूर्णभोजी को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वाहारी, नंबर 4 मृतोपजीवी। यानी मृतोपजीवी मतलब स्केले व्यंजन, मृतोपजीवी यानी स्केले व्यंजन। इंग्लिश में बोले तो शाकाहारी को कहते हैं हॉर्बीवोरस और मांसाहारी को कहते हैं कार्निवोरस और सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनिवोरस। यानी कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हेर्बिवोरस और स्केले व्यंजन। अब शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, मांसाहारी जीव किसे कहते हैं और सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं, मृतोप जीव किसे कहते हैं, इसको छोटा छोटा टॉपिक में हम समझ लेते हैं। इसमें से बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में समझते हैं। शाकाहारी वे जीव जो शाकाहारी जीव वे जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधा यानी साग सब्जी खाते हैं, वे शाकाहारी जीव होते हैं। यानी हेर्बिवोरस होते हैं। जो केवल पेड़ पौधा खाते हैं उसको हम कहते हैं शाकाहारी जीव। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो केवल मांस खाते हैं। शाकाहारी में आ गया गाय, उसके बाद खरगोश, उसके बाद गाय खरगोश, उसके बाद हो गया हिरन, ये सब आ जाते हैं शाकाहारी जीव में। मांसाहारी वे जीव जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जीव कहते हैं, यानी कार्निवोरस कहते हैं। जैसे हो गया बाघ, शेर, चीता आदि। उसके बाद सर्वाहारी हो गया वे जीव जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जी, यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ग्रहण करते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वाहारी जीव। जैसे हो गया भालू हो गया, मनुष्य हो गया, इटीसी आदि। उसके बाद आ जाते हैं मृतोपजीवी यानी स्केल व्यंजन। स्केल व्यंजन वे जीव हैं जो मरे हुए जीव को भक्षण करते हैं, यानी मरे हुए जीव को खाते हैं, उसको कहते हैं मृतोपजीवी। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं, यानी स्केल व्यंजन कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में समझ गए। अब हम समझते हैं परजीवी, यानी परजीवी यानी परपोषी नहीं, ये है परजीवी। परजीवी यानी परजीवी क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम परजीवी को बहुत अच्छा से हम समझेंगे। परजीवी यदि 2 जीवों का परस्पर संबंध है जिनमें से एक को पोषण या लाभ मिल रहा है, एक को पोषण या लाभ मिल रहा है, जबकि दूसरे को नुकसान हो रही है, तो इस प्रकार जीव जिसे लाभ की प्राप्ति होती है तो उसे ही परजीवी कहते हैं। यानी परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और वो जीव को क्षतिग्रस्त करके वो खुद को अपने पोषण ग्रहण करते हैं। तो जो जीव को लाभ पहुंचता है, जो पोषण ग्रहण किया है, तो उसको कहते हैं हम परजीवी कहते हैं। जिसको नुकसान हुआ वो तो गया और जिसको लाभ हुआ तो वही लाभ हुआ जीव हुआ परजीवी। जैसे हो गया डांस, जैसे हो गया डांस हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं डांस, जू, चमक्कन आदि से। तो परजीवी समझ गए। परजीवी को हम मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटते हैं, यानी परजीवी को 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया इंडो यानी अंतः परजीवी, दूसरा हो गया बाय, अंतः परजीवी और बाय परजीवी। अंतः परजीवी में जो अंदर से भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे हो गया इसमें 2 जीव आते हैं, ये दोनों नाम याद रखेंगे, टेपवर्म और हुकवर्म। ये दोनों जीव जो हैं बाय परजीवी हैं। क्या हैं? सॉरी, ये दोनों जीव अंतः परजीवी हैं।
यानी टेक वर्म और हुक वर्म, ये दोनों अंता परजीवी हैं। और बाह्य परजीवी कीट, जू, मच्छर, ये सब बाह्य परजीवी हैं। बाह्य परजीवी ये शरीर के ऊपर होते हैं। बाह्य परजीवी जो होते हैं ये शरीर के ऊपर होते हैं। फंगस या कवक, कीट, जुआ, खटमल, कुटनी, धूल, घून, मच्छर, किलनी, ये सब हो गया बाह्य परजीवी हो गया। खटमल हो गया, जू हो गया, उसके बाद घून हो गया, जो पेड़ पौधा में लग जाते हैं घून, वो घून हो गया। किलनी हो गई, ये सब हो गया बाह्य परजीवी। जोंक हो गया, चील हो गया, ये सब हो गया बाह्य परजीवी। सभी परजीवी लगभग बीमारी फैलाते हैं। जितने भी परजीवी हैं सभी लगभग क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं। अब समझते हैं सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी। सेप्रोफाइट क्या होता है यानी मृतोपजीवी क्या होता है? ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक या बैक्टीरिया आदि। अपघटित कवक, बैक्टीरिया आदि इसका प्रमुख कार्य मरे हुए जीवधारियों को क्या करते हैं? खाते हैं, अपघटित करता है। अर्थात यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ये कौन सा जीव हो गए? मृतोपजीवी या सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये अपघटन करते हैं और जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं। नोट के लिए लिख लेते हैं। मृतोपजीवी अपने कार्य के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 जैसी गैस निकलती है। मृतोपजीवी जो है अपने कार्य करते हैं, यानी जब भक्षण करते हैं उस समय ये क्या क्या निकालते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं और CO2 निकालते हैं, जैसे गैस निकलती है, ये दोनों गैस निकालती है। इसीलिए वातावरण में दुर्गंध फैलती है। और मृतोपजीवी जब भक्षण करते हैं तो वातावरण में क्या होता है? दुर्गंध फैलते हैं, इसीलिए ये हानिकारक होते हैं। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये क्या होता है? पृथ्वी का सफाई कर्मी होता है। और ये जितने भी कीट भक्षी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उसको ये अपघटित कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। ये समझ गए हैं। अब ओनली मनुष्य में पोषण समझेंगे, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन समझेंगे, यानी ह्यूमन मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया। ये केवल मनुष्य में पोषण के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। मनुष्य पेड़ पौधों और जानवर दोनों सेवन करते हैं। मनुष्य जो होते हैं पेड़ पौधे और जानवर दोनों सेवन करते हैं, यानी दोनों खाते हैं। तथा ये होलोजोइट होते हैं। तथा ये क्या होते हैं? होलोजोइट होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। परजीवी नहीं, परपोषी होते हैं। भोज्य पदार्थों का ग्रहण, इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन और स्वांगीकरण, बहिष्करण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते और पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर मनुष्य दो वर्गों में बांटते हैं। मनुष्य जो होते हैं पोषण के आधार पर मनुष्य को दो वर्गों में बांटते हैं। ऐसे पेड़ पौधे पोषण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया था, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, दो वर्गों में बांटा गया था। उसी प्रकार मनुष्य में भी पोषण के आधार पर मनुष्य को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कुपोषण, दूसरा हो गया सुपोषण। कुपोषण, सुपोषण, यानी मनुष्य में पोषण के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कुपोषण, दूसरा हो गया सुपोषण। कुपोषण किसको कहते हैं? वैसे मनुष्य जिसमें भोजन की मात्रा बहुत कम प्राप्त हुआ है, यानी पोषण उसके शरीर में बहुत कम मात्रा में गया हो। पोषण यानी
बहुत कम मात्रा में पहुंचता है उसको कहते हैं हम कुपोषण। और उसका शरीर क्या होता है, पतला हो जाता है। पोषण के वजह से उनका शरीर पतला हो जाता है, यानी भोजन उसने कम ग्रहण किया या गरीबी के कारण उतना भोजन उनसे इकट्ठा नहीं हो पाया, तो उसको हो जाता है कुपोषण। कुपोषण हो जाता है और शरीर पूरा पतला रहता है और जगह जगह हड्डी दिखाई देती है। तो कुपोषण को दो प्रकार में बांटते हैं, यानी अब मनुष्य के पोषण दो भागों में बांटेंगे, एगो कुपोषण एगो सुपोषण। अब कुपोषण को भी दो भागों में बांटेंगे, पहला हो गया अभाव की स्थिति भोजन या कुपोषण। दो प्रकार का होता है, एक होता है अभाव की स्थिति भोजन या पोषण तत्व मौजूद नहीं होते हैं और अभाजन बीमारी डिजीज हो जाते हैं। मेरेस्गस या सूखा रोग, यानी कुपोषण होता है जब मनुष्य का पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसमें कौन कौन से बीमारी होते हैं मनुष्य को, मरोसमस और सूखा रोग हो जाता है, यानी स्कर्वी आ जाती है। कब, जब कुपोषण होता है तब, यानी मनुष्य में न्यूट्रिशन की कमी होती है तब। और दूसरा होता है अधिकता की स्थिति में, जब मनुष्य, यानी सुपोषण में क्या होता है, जब मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा पोषण प्राप्त कर लिया है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने भोजन ग्रहण करता है, तो उसमें पोषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मनुष्य पूरा मोटापन होता है, मोटापन की अधिकता होती है। भोजन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जैसे मोटापा की समस्या देखने को मिलती है। नोट के लिए समझते हैं, मनुष्य में विभिन्न भोज्य पदार्थों के आधार पर अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिनका निश्चित मात्रा में होना आवश्यक है। कम और ज़्यादा होने पर कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन की स्थिति बन जाती है, मल न्यूट्रिशन की स्थिति हो जाती है। मानव का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, हेल्थ एंड डिजीज फ्री होते हैं। मनुष्य का स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना स्वस्थ होना एक व्यापक अवधारणा है, जिसके तहत सामाजिक समस्या, आर्थिक स्थितियां, मानसिक स्थिति तथा शारीरिक स्थिति मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। रोग मुक्त होना व्यक्तिगत व्यवस्था है, अर्थात ऐसे स्थिति में हमारा शरीर पूरी क्षमता से कार्य नहीं करता है। रोग मुक्त होना यानी जब मनुष्य रोग मुक्त होते हैं, रोगी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व और मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होते हैं, वो सभी तत्व को हम समझेंगे। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, यानी मनुष्य में यदि 60 से 65% की मात्रा कार्बोहाइड्रेट का होना आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये 7 चीज़ हैं और ये सभी चीज़ मनुष्य में प्रयुक्त मात्रा में होना आवश्यक है। कौन कौन कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है, कुछ मात्रा में वसा होना आवश्यक है, अमीनो अम्ल होना आवश्यक है, उसके बाद प्रोटीन की आवश्यकता है, वो विटामिन की आवश्यकता है जिससे मनुष्य बीमार नहीं पड़ेंगे, विटामिन की ज़रूरत है, उसके बाद खनिज लवण, उसके बाद ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है इसको हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट का समान परिचय। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जो कि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी 1:2:1 के अनुपात में बनते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होते हैं। कार्बन 1:2:1 अनुपात में होता है। प्राकृतिक रूप से लगभग सभी फल सब्जियां अनाजों में यह प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से सभी फल सब्जियां मोटे अनाज इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और हमें दैनिक ऊर्जा का 60 से 65% हमें इन्हीं से प्राप्त होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में यानी मोटे अनाज सब्जियां इनसे हमको 60 से 65% मात्रा हमें कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर में पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे सेलुलोज के द्वारा बने होते हैं। पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है सभी सेलुलोज के बने होते हैं। इसलिए हमारे सूती कपड़े, पुस्तकें, नोट, करेंसी ये सभी किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। नोट, करेंसी सभी में क्या होता है? सेलुलोज की मात्रा होती है। और ये सभी कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी करेंसी, नोट, फर्नीचर, पेड़ पौधा सभी क्या होता है? सेलुलोज होता है। और ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक तरह से होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर हो गया मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटते हैं? तो कहेंगे 3 भागों में बांटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कहते किसको है? वे कार्बनिक यौगिक जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कार्बनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों इसमें मौजूद रहता है। किन अनुपात में? तो 1:2:1 अनुपात में। ये 1:2:1 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बात को याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने अनुपात में उपस्थित रहते हैं। यानी 1:2:1 के अनुपात में रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया मोनोसेक्राइड, दूसरा हो गया डाइसेक्राइड, तीसरा हो गया पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड क्या होता है इसको हम समझते हैं। मोनोसेक्राइड ये स्वाद में मीठे होते हैं। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? या स्वाद में मीठे होते हैं, जल में तेजी से घुलनशील होते हैं। मोनोसेक्राइड स्वाद में मीठे होते हैं, जल में तेजी से घुलनशील होते हैं, सरल शर्करा होते हैं यानी सिंपल शुगर होते हैं। सरल शर्करा होती है यानी सिंपल शुगर होते हैं। रासायनिक गुण प्रॉपर्टी राइट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन C1H1O यानी कार्बन 1 में होता है, हाइड्रोजन 1 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो कार्बन का बॉन्ड हो गया 3 और हाइड्रोजन का हो गया 6, ऑक्सीजन का हो गया 3 यानी C3H6O3 C3H6O3 क्या हो गया? तो मोनोकार्बोहाइड्रेट हो गया। एक क्या हो गया? मोनोसेक्राइड हो गया। C3H6O3 ये क्या हो गया? मोनोसेक्राइड। ये क्या होता है? जल में तेज़ी से घुलनशील होता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और ये सिंपल शुगर होते हैं। मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर होते हैं। और इसको हम चार प्रकार से समझते हैं। तो C3 यानी कार्बन 3 यानी कार्बन 3 को ट्रायोज कहते हैं। कार्बन 3 को ट्रायोज कहते हैं और कार्बन 4 को कहते हैं
टेंट्रोज, कार्बन 3 को ट्रायोज टेंट्रोज, कार्बन 4 को टेंट्रोज कहते हैं और कार्बन 5 को पेंटोज कहते हैं। और जिसमें से ट्रायोज और पेंटोज को हम नहीं पढ़ेंगे, काहे कि ये उतना एग्जाम में आता नहीं है। पढ़ना है हेक्साहेक्सोज, ट्रायोज और टेंटोज। कार्बन 3 को ट्रायोज कहते हैं और कार्बन 4 को कहते हैं पेंटोज और कार्बन 6 को कहते हैं हेक्साहेक्सोज और इसी को हम समझते हैं। मोनोसेक्राइड C3 से लेकर C6 तक मिलकर बनते हैं। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? C3 से लेकर C6 तक मोनोसेक्राइड बनते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर मोनोसेक्राइड होते हैं 4 प्रकार के। मोनोसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया 3 प्रकार के, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये सिंपल शुगर होते हैं, ये जल में तेज़ी से घुलनशील होते हैं। इसका सूत्र होता है C3H6O3 और उसके बाद मोनोसेक्राइड यानी कार्बन C3 से C6 तक मिलकर बने होते हैं। मोनोसेक्राइड कार्बन C3 से और C6 तक बने होते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। पेंट्रोज और हेक्सोज मुख्य तौर पर ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। पेंट्रोज और हेक्सोज ये मुख्य तौर पर ज़्यादा प्रभावित माना जाता है। मोनोसेक्राइड 4 प्रकार के से ट्रायोज, टेंट्रोज, पेंट्रोज और हेक्साहेक्सोज। मोनोसेक्राइड 4 प्रकार के ट्रायोज, टेंट्रोज, पेंट्रोज, हेक्साहेक्सोज। पेंट्रोज और हेक्सोज मुख्य तौर पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मोनोसेक्राइड प्रमुख उदाहरण, मोनोसेक्राइड के प्रमुख उदाहरण हम समझते हैं। राइबोज में 5 कार्बन होता है। राइबोज में कितने होते हैं? 5 कार्बन। मोनोसेक्राइड को प्रमुख उदाहरण में मोनोसेक्राइड 2 भागों में बांटते हैं, 4 भागों में लेकिन बांटा गया है मोनोसेक्राइड को, जिसमें से 2 भाग नहीं पढ़ना है, 2 भाग पढ़ना है। 2 भाग कौन कौन से पढ़ना है उसको हम समझते हैं। पेंटोज एक पढ़ना है जिसमें कार्बन 5 होता है। पेंटोज में क्या होता है? कार्बन 5 होता है। सॉरी, राइबोज में कार्बन 5 होता है। पेंटोज और हेक्सोज, पेंटोज 5 और हेक्सोज 6। पेंटोज और हेक्टोज को पढ़ेंगे। पेंटोज में आ जाता है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज। पेंटोज में आता है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज। उसके बाद हेक्सोज में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जाइलोज। हेक्सोज में आता है, पूछेगा ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक हेक्साहेक्सोज है। यदि क्वेश्चन में रहेगा फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी एक हेक्साहेक्सोज है। जबकि पेंटोज में आता है राइबोज। राइबोज क्या है? एक पेंटोज का उदाहरण है। राइबोज पेंटोज का उदाहरण है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज का उदाहरण है और एक्स जाइलोज भी पेंटोज का उदाहरण है। हेक्सोज का उदाहरण हो गया ग्लूकोज, हेक्साहेक्सोज का उदाहरण हो गया ग्लूकोज हो गया, उसके बाद फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, जाइलोज हो गया। राइबोज शर्करा आरएनए में मिलते हैं। राइबोज शर्करा किस में मिलते हैं? आरएनए में राइबोज शर्करा होते हैं, जो कि राइबोज शर्करा क्या हो गया? पेंटोज में आता है। राइबोज शर्करा किस में आता है? पेंटोज में आता है। ये आरएनए में मिलते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज मिलते हैं। डीएनए में क्या मिलते हैं? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। एराइबोज में बहुत कम कैलोरी होते हैं। एराइबोज में बहुत कम कैलोरी होते हैं, इसलिए वृद्ध लोगों के भोजन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एराइबोज को वृद्ध लोगों को सेवन करने के लिए ज़्यादा सलाह दी जाती है।
ताकि उनसे डायबिटीज़ की समस्या को दूर कर सके। एराइवनोज डॉक्टर जो है वृद्ध लोगों को खाने की ज़्यादा सलाह देती है, जिससे डायबिटीज़ की समस्या, मोटापन की समस्या, कमजोरी की समस्या दूर हो सकती है। जाइलोज पादप से प्राप्त शर्करा है। जाइलोज जो है पादप से प्राप्त शर्करा है। इसे बबूल के गोंद, जाइलोज हम बबूल के गोंद और गेहूं के भूसा से प्राप्त करते हैं। जाइलोज जाइलोज जो है पादप से प्राप्त शर्करा है, और ये गोंद, बबूल के गोंद और भूसा से, गेहूं के भूसा से प्राप्त होता है जाइलोज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले वीडियो में हम समझेंगे ग्लूकोज के बारे में, यानी ग्लूकोज अंगूर में होता है, मीठे फल में होते हैं, शहद में होते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लूकोज से चालू करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। ओके, जय हिंद।